नमस्कार दोस्तों, रीट पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान क्लास नंबर 35 है। और जो साथी सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की 0 से लेकर 100% हर एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से कर सकते हैं पीडीएफ और वीडियो प्राप्त। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 35 आज रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005। कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लो, 1% आपको यहां से जरूर मिल जाएगा। और जो हेडिंग है हमारी, इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एनसीएफ का पूरा नाम बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है मित्रों। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है यहां पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं मित्रों। चलते हैं क्लास की ओर। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध, जो भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संस्कृत सब्जेक्ट के अनुसार और उसी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण की क्लासें उपलब्ध है। और जो साथी संपूर्ण तैयारी A0 से 100% करना चाहते हैं वो आप ऐप के माध्यम से स्टोर से कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, दोस्तों करते हैं शुरुआत क्लास की। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता और प्रगति से होता है। यह भी एक क्वेश्चन ही है, आया हुआ क्वेश्चन है, यह नहीं है कि आया हुआ नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है सभ्यता और प्रगति से होता है, यह लेख किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नहीं है मित्रों, आगे पढ़ेंगे अब क्या बन गया है। एमएचआरडी की पहल पर तैयार किया गया था एनसीएफ को। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, यह नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है दोस्तों। अभी तक 4 एनसीएफ आए हैं, 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 के अंदर। दोस्तों एनसीएफ 2005 की नोडल एजेंसी थी वो थी एनसीईआरटी। नोडल एजेंसी 2005 की कौन सी थी? एनसीईआरटी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जब एनसीएफ 2005 को लागू किया गया उस समय एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर करसन कुमार थे। एनसीएफ 2005 जब लागू हुआ उस समय एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन थे, निदेशक कौन थे? डॉक्टर करसन कुमार। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके लिए। यह मत समझो कि इस एनसीएफ या इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, कहीं से भी नहीं छूटेगा। एक एक जो एनसीएफ बना, जो उसमें आया, वो सब जानकारी यहां पे रहेगी मित्रों। अगर क्लास पूरी अटेंड कर लिया आपने तो एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार होकर ही जाएगा। दोस्तों चलिए मित्रों आगे देखते हैं। जेपी नाइक ने 1978 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में समानता, गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण कहा है। किसको कहा है दुराग्रह त्रिकोण? समानता, गुणवत्ता और परिणाम को। दोस्तों अब देखिए मित्रों, यहां पर एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्नलिखित सभी के द्वारा किया गया। इनके द्वारा, इन 5 के द्वारा। एनसीईआरटी व इसकी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पुनः संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, यशपाल समिति जो 1992 में आई 8 सदस्यों वाली, और राष्ट्रीय संचालन समिति 2005। दोस्तों इन सभी ने एनसीएफ 2005 को आधार दिया, नींव दी। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे टॉपिक बनेगा वैसे वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम क्या है? देखिए मित्रों, पाठ्यक्रम करिकुलम का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। कैसे होता है इसका पाठ्यक्रम का? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बालक के लिए खेल का मैदान होता है। जो पाठ्यक्रम है, जो आपकी बुक्स आपके सामने है, वो क्या है? आपके लिए खेल का मैदान है, जिसमें बालक पाठ्यक्रम रूपी मैदान को पढ़कर, समझकर शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। पाठ्यक्रम मैदान, शिक्षा है दौड़। दोस्तों समझे?
वह शिक्षा को ग्रहण कर अनुभव से व्यवहार के अंदर लाता है दोस्तों, और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? शिक्षा है। आगे देखिए, मासी आयोग 1953 के अनुसार छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान व शिक्षक अन्य साधनों से शिक्षा प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम छात्र की रुचि के आधार पर बनाना चाहिए दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार की छात्रों की रुचि है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह नहीं कि आप जो पुस्तकें दे दी बालकों को वही पढ़ाए, उनके अलावा भी सब ज्ञान बालक को मिलने चाहिए। पाठ्यक्रम छात्र व शिक्षक को एक दूसरे से जोड़ने की कड़ी का नाम है। छात्र और शिक्षक दोनों को कौन जोड़ता है? पाठ्यक्रम जोड़ता है। अब चलिए मित्रों, अब शुरू होती है आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले आ रही है यशपाल समिति, जो 1992 के अंदर बनी, और जो मैंने लास्ट बार रीट के अंदर एक क्वेश्चन करवाया था, जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तो मैंने पूछा था यशपाल समिति में सदस्य थे, वहां पर 38 का ऑप्शन मैंने नहीं दिया और सीधा दिया था 8 का ऑप्शन। तो इसका गठन 1992 और सदस्यों की संख्या थी 8, एक अध्यक्ष 7 सदस्य। कितने थे? 8 सदस्य। यशपाल समिति जिसका गठन 1992 में हुआ, अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल दोस्तों। 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट है वो क्या की थी? इन्होंने प्रस्तुत की थी। यशपाल समिति को राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय सलाहकार समिति है इनमें से कौन सी? यशपाल समिति दोस्तों। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा को यशपाल समिति के साथ जोड़ा जाता है। जो ज्ञान विस्फोट की अवधारणा है, ज्ञान विस्फोट की अवधारणा है, उसको यशपाल समिति के साथ जोड़ा जाता है दोस्तों। अब देखिए, यशपाल समिति का आदर्श वाक्य क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। यह भी बहुत बार एग्जामों में आया है। यशपाल समिति का आदर्श वाक्य, शिक्षा बिना बोझ के, मानसिक बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ के मतलब जो मानसिक बोझ लगता है एक बालक को, वो कम करना। नोट, यशपाल समिति के चकमच पत्रिका में सितंबर 1994 के अंक में अपना जो शीर्षक है वो क्या किया था? प्रकाशित किया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। यह नहीं है कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ गया। यशपाल समिति 1992 का जो प्रकाशन है वो कब किया गया, किस पुस्तिका में या किस पत्रिका में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, अब बात करते हैं राष्ट्रीय संचालन समिति, जो हमारे एनसीएफ वाली है ना, वो दोस्तों। राष्ट्रीय संचालन समिति को इसे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय या नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहा जाता है किसको? ऑप्शनों में आपको मिल सकता है राष्ट्रीय संचालन समिति। गठन कब किया गया? 2005 में। सदस्य कितने थे? 38 थे। 35 प्लस 3, 35 पहले फिर 3 और जोड़ दिए गए। डॉक्टर अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर यशपाल, जो 1992 में थे। अब मित्रों क्वेश्चन बनेगा तो यह बनेगा इस बार, यशपाल या नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में महिला सदस्य कितनी थे? कितने थे? 13 दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। राजस्थान से सदस्य, क्योंकि हम राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान से सदस्य थे रोहित धनखड़, जगतपुरा जयपुर के निवासी हैं रोहित धनखड़, जो राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्य थे दोस्तों। बात करते हैं जम्मू कश्मीर से सदस्य। जम्मू कश्मीर से थे एबी डाबला। कौन थे? एबी डाबला दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने भारत को 21 राष्ट्रीय फोकस समूह में बांटने का कार्य किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 21 राष्ट्रीय फोकस समूह में बांटने का कार्य किस कमेटी ने किया? भारत को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने। रिपोर्ट का शीर्षक देखिए, बच्चों के लिए बस्ते के बोझ से कहीं अधिक बोझ न समझ पाने का है। बच्चों के लिए जो बस्ता है उस बोझ से अधिक बच्चों का समझ ना पाना उनके लिए अधिक है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। राष्ट्रीय संचालन समिति का आदर्श वाक्य क्या था? यह था शिक्षा बिना बोझ के। दोनों ही समितियों का। एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य शिक्षा बिना बोझ के, एक ही है मित्रों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 22 भाषाएं में इसका अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी सहित इसका कुल 23 भाषाओं में प्रकाशन हुआ है अभी तक।
अंग्रेजी के साथ किया जाए तो 23 भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ है और इसे 17 राज्यों के अंदर लागू भी किया गया। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में इसको लागू किया गया है। अब देखिए यशपाल समिति की विशेषताएं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहां से। देखिए यशपाल समिति की विशेषताएं, प्राथमिक कक्षा में बालक के बस्ते का वजन 4 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के, यानी बस्ते का जो वजन है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। और जो प्राथमिक कक्षा है उनमें 4 किलो से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात की बात की जाए तो 1:30, एक अध्यापक है 30 विद्यार्थी। दोस्तों, बालक के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, जो पुस्तकीय ज्ञान है उस पुस्तकीय ज्ञान में बाहरी ज्ञान भी जोड़ा जाए। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 तक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को जोड़ना। 6 से 8 की बात करते हैं हम, तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहे उससे पहले जो आंदोलन हुए, जो प्रयास हमने स्वतंत्रता के लिए किए, वो सभी है जो जोड़ा जाए इतिहास के अंदर। दोस्तों, और गणित विषय का ज्ञान बालक को देना। किसका? गणित विषय। यह थी यशपाल समिति की विशेषताएं। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, विचार और क्रम की स्वतंत्रता। एक बालक को उसके विचार, उसके क्रम की स्वतंत्रता मिले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी भागीदारी हो, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता हो। एक बालक है जो दूसरों के प्रति उसमें हमेशा भलाई की या किसी दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की उसमें क्या हो? भावना हो। आर्थिक प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तनों में योगदान देना। एक बालक है जो आगे चलकर आर्थिक प्रक्रिया और जो सामाजिक योगदान, सामाजिक परिवर्तन है उनके अंदर योगदान दे। नई परिस्थितियों का लचीलेपन व रचनात्मक ढंग से सामना करना। एक बालक है, उसके सामने जैसे ही कोई समस्या आए या नई परिस्थिति आए तो कैसे वो उससे लचीलेपन और रचनात्मक ढंग से उसका सामना कर सके, वो शिक्षा उसको देना। ये एनसीएफ 2005 के उद्देश्य रखे गए थे और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आगे चलिए बात करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत, ज्ञान को विद्यालय बाहरी जीवन से जोड़ना। जो विद्यालय ज्ञान है उसके साथ बाहरी ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान वो भी देना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से दूर रखना। रटना, जो रटंत प्रणाली है इससे जो पढ़ाई है बालकों की उसको दूर रखा जाए। पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित न हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे सके। यह ना हो कि जो किताबें हैं उनको पढ़ो, उनको ही सीखो, बस वाह, आगे जाके क्या करना है बालक को उसमें कुछ ना हो। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी पाठ्य पुस्तकें बने जिससे बालक का चहुमुखी यानी सभी ओर से विकास हो। परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए और उसमें कक्षा गतिविधियों को शामिल किया जाए। दोस्तों, परीक्षा प्रणाली, कठोर परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए। इसी के साथ कक्षा गतिविधियां हैं उनको भी क्या किया जाए? शामिल किया जाए। अगर कठोर परीक्षा प्रणाली रहेगी, जो मंदबुद्धि बालक है वो कैसे पास कर पाएगा? यह नहीं है कि कोई बालक परीक्षा से वंचित रहे या परीक्षा से छूटे या फेल हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? बालक में ऐसे गुण उत्पन्न करना कि वह प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्या शामिल हो। उदाहरण जैसे पेड़ लगाना व काटना। जो हमारे राज्य व्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय समस्या है उसका वो समाधान करे, पेड़ लगाए, ये नहीं कि काटे उनको। समझे बिंदु? ये थे उद्देश्य एनसीएफ 2005 के। आगे आते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां। किन किन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन तो आता ही है मित्रों, पहले वाला तो करके सीखना। कोई भी कार्य बालक अगर आप उसको सिखा रहे हो तो उसको करने को दीजिए। जब वो करेगा तो सीखेगा। बिना काम किए हुए आप करोगे, याद करोगे उसको, तो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, जबकि अगर आपने वो खुद कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे। निरीक्षण से सीखना, परीक्षण से सीखना, सामूहिक विधि से सीखना और मिश्रित विधि से सीखना। इन सभी विधियों
इन शिक्षण विधियों के अनुसार एक बालक को ज्ञान अर्जन करवाया जाए, चाहे करके सीखना हो, चाहे निरीक्षण से हो, चाहे परीक्षण से हो, चाहे सामूहिक यानी सभी छात्रों के साथ, या मिश्रित, सभी जो विधियां हैं इनका मिश्रित अध्ययन करवा के क्या करवाया जाए, शिक्षण व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। दोस्तों आगे हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के बाद। देखिए, परिप्रेक्ष्य, अधिगम व ज्ञान, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, विद्यालय की अवस्था व आंकलन, विद्यालय व कक्षा कक्ष का वातावरण और व्यवस्थागत सुधार करना, यह है आपके इंपॉर्टेंट मित्रों। यहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है। एनसीएफ 2005 का निम्न में से भाग नहीं है। सीधा नाम याद रख लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही पूछा जाएगा, घुमाकर नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहां पर। अब आगे आती है कि एनसीएफ 2005 की आवश्यकताएं क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनसीएफ 2005 की आवश्यकताएं, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के अंदर वृद्धि करना। एक बालक का जो नैतिक मूल्य, एक मानवीय मूल्य है, उसके अंदर वृद्धि की जाए। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। विद्यार्थियों की जिस चीज में रुचि है वैसा ही उसका पाठ्यक्रम हो। अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने हेतु मुख्य उद्देश्य, एक बालक है, अगर वो उसकी रुचि के अनुसार पढ़ेगा, उसके मानवीय, उसके नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी, तो अभिभावक संतुष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि शिक्षा दे रहे हो तो उसके अभिभावक भी उससे संतुष्ट होने चाहिए। अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना। अध्यापकों और अभिभावकों दोनों की संतुष्टि हो इसमें। यह नहीं हो कि सिर्फ अभिभावकों की और अध्यापकों की संतुष्टि ही ना हो। कहने का मतलब अध्यापकों की भी संतुष्टि हो, अभिभावकों की भी संतुष्टि हो, और दोनों का जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए उस समय दोनों का परामर्श, सहायता ली जाए। पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षण विधियों, शोध कार्यों के निष्कर्षों को शामिल करना। पाठ्यक्रम के अंदर जो नवीन शिक्षण विधियां हैं उनको शामिल किया जाए, शोध कार्य हैं उनको शामिल किया जाए, जिससे बच्चा कुछ नया करने को सीखेगा। भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन एनसीएफ की क्या है, आवश्यकता, जो आगे हम देखेंगे। भाषा सबसे बड़ी भारत के अंदर भाषा की समस्या है, तो उसके भी लिए यहां पर समाधान किया गया है एनसीएफ के अंदर। ये जो मुख्य चीजें थी वो एनसीएफ लेकर चला था मित्रों, ये अच्छा है। एनसीएफ 2005 की मुख्य आवश्यकताएं ये थी। चलिए मित्रों, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे एनसीएफ का जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसकी ओर। एनसीएफ का त्रिभाषीय फॉर्मूला, शिक्षण के दौरान 3 भाषाओं को पढ़ाया जाए, जिससे बालक का क्षेत्रीय, देश विदेश में संप्रेषण के दौरान कठिनाई अनुभव न हो। ऐसा ना हो कि बालक को आप क्षेत्रीय भाषा ही पढ़ाते जाओगे, विदेशी भाषा नहीं पढ़ाओगे। अगर आगे बालक है जो विदेश में जाएगा तो वहां पर वो कैसे बात कर पाएगा, कैसे अपना संप्रेषण है किसी के साथ कर पाएगा। या विदेशी पढ़ा रहे हो और क्षेत्र यानी देशी जो हमारी भारत की भाषाएं हैं उनका अध्ययन नहीं करवा रहे हो, तो वो भारत में कहां पर भी नहीं जा पाएगा, जाएगा लेकिन बातचीत नहीं कर पाएगा, संप्रेषण नहीं कर पाएगा। इसके लिए 3 विषयों का फार्मूला है। देखिए, भाषा विषय देखिए, प्रथम भाषा जिसमें हिंदी, राज्य या देश की भाषा है हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी को। द्वितीय भाषा के अंदर अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तृतीय भाषा में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अन्य कोई भी भाषा है जैसे गुजराती, राजस्थानी, जो भी भाषाएं चलती है वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सभी। दोस्तों ये तृतीय भाषा में ये तीनों भाषाएं हैं जो भाषा विषय के रूप में चुनी गई। अब अन्य विषय, ये तो 3 भाषाएं हो गई, हिंदी, अंग्रेजी और हम संस्कृत मान लेते हैं। अन्य भाषाओं के अंदर जैसे हम सामाजिक पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, इनकी क्यों आवश्यकता है? तो चलिए मित्रों, अन्य विषयों के बारे में एनसीएफ के क्या उद्देश्य हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित होती है। जो सामाजिक विज्ञान है इसके अंदर आलोचनात्मक और मानसिक जागरूकता होगी विकसित। सामाजिक विज्ञान से बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होता है, जैसे महिलाओं के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण, रोटी बनाना, कपड़े धोना। यह नहीं है कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हो और उसमें यह बताते हो कि रोटी बनाना काम महिलाओं का ही है। क्यों? खाते तो पुरुष और महिलाएं बराबर है, तो दोनों का काम। किसी यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का एक बालक के अंदर विकास किया जाए। विज्ञान की आवश्यकता,
बालक में तार्किकता और संज्ञानात्मक चिंतन विकसित होता है, जिससे बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति और सृजनशीलता का विकास होता है, जिससे वो कुछ नया करेंगे, कुछ नया योगदान विज्ञान के क्षेत्र में देंगे। दोस्तों बात करें गणित की, तो गणित, इससे बालकों में गणना करने की क्षमता का विकास होता है और गणित के बिना आज का जीवन सब बिल्कुल अधूरा है। इससे अभूर्तनु की संकल्पना व तार्किक चिंतन की योग्यता का भी क्या होता है, विकास होता है। दोस्तों ये थे त्रिभाषा फॉर्मूला और अन्य विषय जिनकी आवश्यकताएं क्यों है एक कक्षा के अंदर लागू करने की। दोस्तों अब चलते हैं मित्रों एनसीएफ 2005 की विशेषताएं या प्रमुख तथ्य। लगभग 30 के आसपास ये तथ्य हैं जो अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो पूरा का तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, और इनसे बाहर क्वेश्चन शायद ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। पहला, शिक्षा बिना बोझ के, आधार पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। पाठ्यक्रम का 10 किताबें, 10 उनकी कॉपियां हैंड राइटिंग लिखने के लिए, रफ कॉपी अलग से हैं, आपके गृह कार्य की कॉपी अलग से, कुल मिलाकर 10-10 किलो वजन। तो कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा बिना बोझ के आधार पर जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर बोझ को कम किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा लागू करना, जो शिक्षा आप दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाए। यह नहीं कि बालक का सिर्फ आप पुस्तकीय ज्ञान करवा रहे हो, पुस्तकीय ज्ञान से हटिए और बालक का क्या कीजिए, सर्वांगीण विकास है वो कीजिए। दोस्तों पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर आधारित सकारात्मक बदलाव करना, पाठ्यक्रम के अंदर लचीलेपन को लेकर सकारात्मक बदलाव किया जाए, जिससे आगे बालक का उससे विकास हो सके। पाठ्य पुस्तकों को रंगीन बनाया जाए। कारण क्या रंगीन, पाठ्य पुस्तकें रंगीन होगी या चित्र उनमें बने हुए होंगे तो बालक उस चीज को यह सोचेगा, प्रत्यक्ष अनुभूति लेगा उसकी और जल्दी उसके बारे में सीखेगा। प्राथमिक शिक्षा किसमें दी जाए, मातृभाषा के अंदर दी जाए, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा किसके अंदर, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए किसमें, मातृभाषा में। यदि बालक फेल हुआ है तो यह विद्यालय की असफलता को क्या करता है, प्रदर्शित। कोई भी बालक फेल ना हो इस प्रकार की उसको शिक्षा दी जाए। अगर कोई बालक आपकी कक्षा स्कूल के अंदर फेल होता है तो आपके विद्यालय, आपके अध्यापक है, उसकी असफलताओं को वो क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट है, कला विषय को सभी स्तर पर लागू किया जाए। कला ये नहीं है कि बालक को पुस्तकीय ज्ञान दो, कला से रिलेटेड भी ज्ञान दो। आगे चलकर बालक की अगर रुचि कला में है तो वो कला में भी आगे जा सकता है। एक ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण करना जो लोकतांत्रिक व्यवहार, लैंगिक समानता, एससी, एसटी और विशेष आवश्यकताओं वाले वर्ग के बालकों के प्रति संवेदनशील हो। आपको एक ऐसा बालक बनाना है, ऐसा देश का नागरिक बनाना है जो देश में लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक व्यवहार, लैंगिक यानी लिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की उसमें द्वेष ना हो, एससी, एसटी या अन्य जो भी आरक्षित वर्ग है उनके बालकों के प्रति उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, या उनके प्रति वो क्या रहे, संवेदनशील रहे। दोस्तों भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं बालक के सृजनात्मक का विकास नहीं कर पाती है। एक बालक है, अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो कभी भी उन बालकों का विकास के लायक कक्षा नहीं होगी। अधिक से अधिक अगर आप कक्षा बनाते हो तो 30 छात्र आपकी कक्षा में होने चाहिए। हर एक बालक अपनी समस्या है वो आपके सामने रख पाएगा। आप यानी शिक्षक भी हर एक बालक पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाएंगे। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30 होना चाहिए। कहने का मतलब एक कक्षा में 30 विद्यार्थी होने चाहिए जब अध्यापक पढ़ा रहा हो। लैंगिक मुद्दों व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सामाजिक अध्ययन विषय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। लैंगिक समानता सबसे बड़ा मुद्दा, तो लैंगिक मुद्दों को लेकर या स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी हो वो सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर दी जाए। बालकों की दैनिक गतिविधियों का आंकलन किया जाए। बालक दिन में क्या करता है, यह नहीं है कि आपके पास आया, सुबह आपकी 7 बजे क्लास लगती है, 12 बजे आपने छुट्टी कर दी, तो उसके बाद बालक क्या करता है क्या नहीं करता है, एक शिक्षक को उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट में चलिए मित्रों, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका उत्प्रेरक व सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। एक बालक को
उत्प्रेरक मतलब जिज्ञासावादी बनाना आपका काम है। विज्ञान विषय एक गत्यात्मक व निरंतर परिवर्तित होने वाला विषय। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। अगर नया आविष्कार, नया शोध होगा तो जो विज्ञान विषय है वो क्या होगा? परिवर्तित होगा दोस्तों। पर्यावरणीय मुद्दों और पर्यावरणीय समस्याओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उनके प्रति बालकों में जागरूकता पैदा की जाए। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं या पर्यावरण की जो हमारे सामने समस्याएं आ रही है, ओजोन परत का छेद होना, कभी तापमान है जो राजस्थान की हम देखें तो 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इन मुद्दों को उसमें शामिल किया जाए। उनसे बचाव कैसे किया जाए, जैसे कि मरुस्थलीय भागों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए। तो इस प्रकार बालकों में क्या है? जागरूकता की जाए। हस्तशिल्प एक उत्पादन प्रक्रिया है जिसे समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाए। बालक अगर खुद का काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। मतलब हस्तशिल्प अपने हाथ से कुछ करने का उसको रोजगार यानी कि जो रिलेटेड है वो विषय उसमें शामिल किया जाए। हस्तशिल्प के बारे में जो भी धंधे चलते हैं, जो भी काम चलते हैं, वो जानकारी उसको दी जाए। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बालक उसी वातावरण में सीखता है जिस वातावरण में वह सीखना चाहता है। बालक जिस वातावरण में सीखना चाहता है उसी में सीखेगा। आप वातावरण बदलकर किसी बालक को नहीं सिखा पाते और नहीं सिखा पाओगे, यह भी सही है मित्रों। द्विभाषा व बहुभाषी समताएं बालक के संज्ञानात्मक विकास व बौद्धिक उपलब्धियों का जो स्तर है उसको बढ़ाती है। द्विभाषी और बहुभाषी जो समताएं, द्विभाषी यानी दो भाषाओं का, त्रिभाषाओं, या अगर बहुभाषाओं की बात करें तो 3 से 4 5 भाषाओं का अगर आप ज्ञान एक बालक को करवा रहे हो तो एक बालक का बौद्धिक जो विकास है वो तेजी से होगा, उसकी उपलब्धियां वहां पर बढ़ेगी। खेल और योग बालक के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और शिक्षा के साथ खेलने और योग करने की भी सुविधा होनी चाहिए। बालकों में नैतिकता का विकास करने के लिए बालक को सही गलत, नैतिक अनैतिक आदि का ज्ञान देना। नैतिकता कि यह सही है, समाज में वो जाए तो सही का सही, गलत का गलत, जैसा है उस प्रकार का पक्ष वो रखे। आगे चलिए, नेक्स्ट आता है 22 नंबर। संज्ञान का अर्थ है कर्म और भाषा के माध्यम से अपने और अपने संसार में समझ को विकसित करना। संज्ञान अपने कर्म, अपने कार्य, अपनी भाषा, इनके माध्यम से खुद का और संसार है उसकी समझ को विकसित एक बालक में किया जाए। गणित विषय का उद्देश्य बालक में तर्क वितर्क, वाद विवाद, अमूर्त चिंतन की क्षमता को विकसित करता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। गणित विषय बालक के अंदर अमूर्त चिंतन है उसको विकसित करता है। बहुत बार एग्जामों में आया भी है ये क्वेश्चन। विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक अवधारणाओं, वैज्ञानिक गतिविधियों को जोड़ा जाए। एक वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक का परिचय है या वैज्ञानिक ने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सभी ज्ञान बालक पढ़ेगा तो उसमें भी उसके प्रति क्या होगा? कार्य करने की लालसा जगेगी और आगे बढ़ने की सोचेगा। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार को महत्व दिया जाए। शिक्षा के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण सुधार है उसको महत्व दिया जाए। आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाए। प्रयोगशाला में एक बालक जाएगा, अगर वो प्रयोग करेगा तो करके वो कुछ सीखेगा, तो वहां पर वो कुछ नया भी करना चाहेगा। शारीरिक असमर्थ बालकों के लिए गणित और विज्ञान शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को काम में लिया जाए। गणित और विज्ञान से अगर कोई शारीरिक असमर्थ है बालक यानी विकलांग बालक है तो उसके लिए क्या किया जाए? सूचना और संचार जो तकनीक है इसका सहारा लेकर उसको पढ़ाया जाए। बालक संसार को बहु इंद्रियों के माध्यम से महसूस करता है। यह भी सही है। एक इंद्रिय से आप महसूस नहीं कर सकते। अगर पूरे संसार को आपको समझना है तो बहु इंद्रियां आपको काम में लेनी होगी। ग्रामीण परिवेश के शिक्षण के लिए सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली का वर्णन किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये कि ग्रामीण परिवेश के बारे में शिक्षा देने के लिए किस फिल्म का वर्णन एनसीएफ 2005 के अंदर किया गया है? पथेर पांचाली। किनकी है? सत्यजीत रे की है ये। नेक्स्ट है हमारा 30 और 31, दो ही बच्चे मित्रों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षण में
बालकों के लिए संरचित अनुभव तथा पाठ्यक्रम सुधार को क्या दिया गया है, अधिक महत्व दिया गया है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गलती करना इस कारण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती है तथा समस्या समाधान को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। यह नहीं कि एक बालक गलती कर रहा है तो जानबूझकर कर रहा है, नहीं। अगर गलती कर रहा है तो आगे से वो इस चीज को क्या करेगा, सीख जाएगा, उसकी अंतर्दृष्टि है वो खुल जाएगी दोस्तों। और समस्या समाधान पहचानने में क्या करती है गलती, हमें पता चलता है समस्या समाधान होता है दोस्तों। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 में गृह कार्य का क्या सिस्टम रखा गया था। देखिए मित्रों, गृह कार्य कक्षा 2 यानी कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य ना दिया जाए, कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य ना दिया जाए। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य, यानी कि दिन में 7 दिन में 2 घंटे गृह कार्य कक्षा 3 से 5 तक, 3, 4 और 5 में। कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा और सप्ताह में 5 से 6 घंटे गृह कार्य दिया जाए। 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 और सप्ताह में 5 से 6 घंटे। कैसे, या तो सप्ताह में 7 दिन में से एक रविवार की छुट्टी बच्चे 6 दिन में अगर देते हो तो 6 घंटे, अगर छुट्टी आ जाती है और छुट्टी आ जाती है, अन्य अवकाश आ जाता है तो 5 घंटे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में प्रतिदिन 2 घंटे व सप्ताह में 10 से 12 घंटे गृह कार्य दिया जाना अनिवार्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, गृह कार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार अनुशासन के बारे में क्या कहा गया है। अनुशासन ऐसा हो जो बालकों के विकास में क्या करे, सहायता करे। यह नहीं कि आप सामने छड़ी लेकर खड़े हो जाते हो और बालकों से कार्य करवाते हो, ये काम करो, ये पढ़ो, ये ना पढ़ो। यह अनुशासन नहीं। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक का भी क्या हो, विकास हो। वे सभी अनुभव जो अध्यापक को लगे कि बालक के विकास के लिए उपयोगी है, उन्हें पाठ्यक्रम में क्या कर देना चाहिए, वहीं पर उस अध्यापक के द्वारा जोड़ देने चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 परीक्षा प्रणाली के सुधार पर भी बल देता है और मानता है कि 10वीं कक्षा की शिक्षा को ऐच्छिक कर दिया जाना चाहिए। क्या कर, 10वीं जो बोर्ड परीक्षा है इसको क्या कर देना चाहिए, ऐच्छिक। किया नहीं, लेकिन मानना है एनसीएफ 2005 का। बालक स्वयं कार्य करके ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि जब बालक स्वयं कार्य करके ज्ञान को प्राप्त करेगा तब सीखा हुआ ज्ञान क्या रहेगा, उसके लिए स्थायी रहेगा। और मैं भी अब भी आपसे बोलता हूं कि ये क्लासें आप लेते हो ना, साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर आप नोट्स बनाते गए तो ये सीखा होगा, आप सीखोगे, वो कभी भूलोगे नहीं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके सामने, सामाजिक अध्ययन एक अनुपयोगी विषय एनसीएफ ने माना है। देखिए मित्रों, अब देखते हैं हम सामाजिक अध्ययन के बारे में। यहां से जो क्वेश्चन मैंने करवाया था एनसीएफ 2005 का, जो मैंने क्लास रखी थी उसके अंदर, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन करवाया था एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन है उपयोगी, अनुपयोगी, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मैंने वहां पर अनुपयोगी बताया तो कारण जाना। देखिए मित्रों, सामाजिक अध्ययन विषय में सभ्यता, संस्कृति आदि सभी की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि एक बालक को पुराने समय के बारे में या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बालक के व्यक्तित्व व मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बालक का जो व्यक्तित्व है और मानसिक विकास, सामाजिक अध्ययन, उससे महत्व मिलता है। सामाजिक अध्ययन विषय में उन विधियों का शामिल किया जाए जो बालक में रचनात्मक, सौंदर्यात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित कर सके, क्योंकि इसी के आधार पर बालक अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ सकता है। जो इतिहास में हुआ उसको वो वर्तमान में लागू करे, उसमें बदलाव ना करे दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान को क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन एक अनुपयोगी क्या है, विषय है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए और अब अंतिम पार्ट देखते हैं इसका, जो क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एनसीएफ 2005 की नवीन ग्रेडिंग प्रणाली से मूल्यांकन व मापन कैसे किया जाए। एग्जाम फॉर्मूला और कितने मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेटिव 1, फॉर्मेटिव 2 दोनों 10-10% मार्क्स के रहेंगे, और जो समेटिव 1 रहेगा तो कितना हो गया, 20।
10 10 20 कितने हुए? 40%। ये लिए जाएंगे, ये दो टेस्ट मान लो, ये आपकी क्या मान लो? अर्धवार्षिक परीक्षा मार्च से अक्टूबर के मध्य। आगे देखिए फॉर्मेटिव 3, फॉर्मेटिव 4 और समेटिव सेकेंड। अब देखिए यहां पे फॉर्मेटिव 3 और 4 10 है, और समेटिव सेकेंड है ये 40 है। तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो कितना हो गया? 60। दोनों को मिला दो, कितना हो गया? 100%। अब जो आपका फॉर्मेटिव 3, फॉर्मेटिव 4, समेटिव सेकेंड है, ये लिया जाएगा अक्टूबर से मार्च के मध्य। और यही फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन रखा था अभी 5-6 दिन 10 दिन पहले ही हमारी क्लास थी क्वेश्चनों की, समेटिव 2 का भारांकन कितना है? वहां पर मैंने 40% बताया था, तो साथियों ने कहा कि सर उसका तो 20% है। 20% समेटिव 1 का है मित्रों, याद रखना, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अब बताओ मित्रों, आज की एनसीएफ 2005 की क्लास आपको कैसी लगी? साथियों कमेंट सभी का चाहूंगा मैं, आपको जैसी लगी वैसा कमेंट कर दो, चाहे अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करो, अच्छी लगी है तो भी कमेंट करो। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।